नमस्कार के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, एक नजर हेडलाइंस पे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई कर रही है। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों के हटने और तालिबान के कब्जे के बाद पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने गुरुवार को उड़ान भरी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को 7 महीने में पहली बार चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बात की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की मदद से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और उपद्रव की आशंकाओं को देखते हुए गृह राज्य मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के सुरक्षा हालात पर मंथन किया गया। और देश के दिग्गज नेता व एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर निशान साधा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। 6 हफ्तों में स्टेट रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया, यानी कि सीबीआई को 30 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। सीबीआई ने 25 अगस्त को पहला केस अपने हाथ में लिया था। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक सीबीआई ने कुल 34 केस दर्ज कर लिए। इन 34 में से 22 मामलों की एफआईआर सीबीआई की वेबसाइट पर अपलोड है। इन 22 में से सिर्फ 10 मामलों में ही बीजेपी, टीएमसी या राजनीतिक का जिक्र है। बाकी मामलों में हत्या, मारपीट, धमकी जैसी बातें लिखी गई, लेकिन इनमें राजनीति का कोई जिक्र नहीं किया गया। खास बात यह है कि सीबीआई ने हर एक मामले की जांच एक अलग अधिकारी को सौंपी है। अब तक भी एक भी मामला अधिकारी को रिपीट नहीं किया गया। इंस्पेक्टर लेवल के लेकर एसपी लेवल तक के अधिकारियों को जांच में लगाया गया है। सीबीआई की वेबसाइट पर अपलोड सभी एफआईआर का एनालिसिस किया गया, जिसमें 10 मामलों में टीएमसी, बीजेपी या राजनीति का जिक्र मिला। उनके बारे में बात करेंगे। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों को हटने के बाद तालिबान के कब्जे के बाद पहली इंटरनेशनल फ्लाइटें गुरुवार को उड़ान भरी है। कतर एयरवेज की इस फ्लाइट से 200 लोगों को कतर की राजधानी दोहा पहुंचाया गया है। इन लोगों में अमेरिकी भी शामिल है। बता दें, 31 अगस्त को अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट तालिबान के हवाले कर दिया था। इसी के बाद काबुल एयरपोर्ट से उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब फिर से उड़ानें शुरू कर दी गई। अफगानिस्तान में अपने अधिकारों और नई सरकार में अपनी भागीदारी के लिए तालिबान से लड़ रही महिलाओं का प्रदर्शन अभी तेज हो गया है। महिलाओं का प्रदर्शन काबुल से बढ़कर उत्तर पूर्वी प्रांत बस्ता तक पहुंच गया। वहां भी कई महिलाएं सड़कों पर उतर आई। इसी बीच तालिबान ने महिलाओं को लेकर बेतुका बयान दिया। तालिबानी प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने कहा कि एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। महिलाओं के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए, उनका यही काम है। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को 7 महीने में पहली बार चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बातचीत की। व्हाइट हाउस में और उनकी ओर से बताया गया कि दोनों देशों के बीच का कंपटीशन संघर्ष में न बदले, इसे लेकर चर्चाएं हुई। भविष्य में ऐसी कोई स्थिति न पैदा हो कि यूएस और चीन के बीच में अनचाहा संघर्ष शुरू हो, इसे लेकर भी बातें हुई है। चीनी मीडिया के मुताबिक जिनपिंग ने बाइडेन से बातचीत में बताया कि उनकी नीतियों के चलते चीन के सामने किस तरह की मुश्किलें खड़ी हुई है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच व्यापक तौर पर रणनीतिक चर्चाएं हुई। इसी दौरान उन मसलों पर बातचीत हुई जहां दोनों देशों के हित टकरा रहे हैं। ऐसे मामलों को और उन मामलों का हल निकालने की कोशिश भी की गई। हालांकि इसी दौरान कोई अहम फैसला नहीं लिया गया। बयान में कहा गया है कि यह बातचीत अमेरिका और पीसीआर के बीच प्रतिस्पर्धा में जिम्मेदारी लाने के प्रयास का एक हिस्सा है। व्हाइट हाउस के लिए अधिकारी ने बताया कि इस फोन कॉल का लक्ष्य दोनों देशों के बीच में एक पटरी तैयार करना था, ताकि रिश्ते में
जिम्मेदारी लाई जा सके। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब चीन की ओर से किए जा रहे साइबर सुरक्षा उल्लंघन, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के तरीके से अमेरिका नाराज बताया जाता है। हाल ही में व्हाइट हाउस ने चीनी व्यापार नियमों को जबरदस्ती थोपने वाला और गलत करार दिया था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की मदद से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और उपद्रव की आशंकाओं को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वीरवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के सुरक्षा हालात पर मंथन किया गया। सीमा पार की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने व पाकिस्तान के समर्थन से घुसपैठ की आशंकाओं के मद्देनजर रणनीति बनाई गई। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री विकास पैकेज के विकास कार्य अनुच्छेद 317 हटने के बाद से चल रहे विकास कार्यों और जनता तक पहुंचाने की कोशिश की भी समीक्षा हुई। तालिबान में अंतरिम सरकार के गठन के 2 दिन के बाद गृह मंत्री ने केंद्र व राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की भी समीक्षा की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तालिबानी सांठगांठ का जम्मू कश्मीर पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पिछले सप्ताह तालिबान प्रवक्ता की ओर से कश्मीर समेत पूरे देश के मुस्लिमों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए दिए गए बयान पे मद्देनजर उत्पन्न स्थितियों पर भी विचार किया गया। साथ ही हक्कानी नेटवर्क प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी के मंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर भी विचार किया गया। हक्कानी काबुल दूतावास समेत कई प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों मुद्दों पर विचार करते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने तथा सोशल मीडिया से कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार पर खास नजर रखने को कहा गया। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस इनपुट पर भी विचार किया गया कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तोयबा ने अपने ठिकाने अफगानिस्तान में शिफ्ट कर लिए हैं। ये दोनों ही संगठन जम्मू कश्मीर में कई हमलों के लिए भी जिम्मेदार है। शरद पवार ने अब तंज कसा है। देश के दिग्गज नेता व एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए अब वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं रही जैसे पहले कभी वह रहा करती थी। उन्होंने महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी पार्टी को रियलिटी चेक यानी कि सच का सामना करने की सलाह भी दी। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की हालत उन जिम्मेदारों की तरह है जो अपनी हवेली नहीं बचा सके। शरद पवार ने आगे कहा कि अन्य विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की नजदीकी तभी बढ़ेगी जब यह हकीकत स्वीकार करेगी कि अब वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं रही। यह पूछने पर कि क्या इसकी वजह अहंकार है, पवार ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की तुलना ऐसे जमींदारों से की जो अपनी अधिकांश जमीन खो चुके हैं और अपनी हवेली भी बचाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने इस बात को विस्तार देते हुए कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों की कहानी सुनी थी। उनके पास बड़ी जमीनें व बड़ी हवेली थी और लेकिन भूमि हदबंद के कानून के कारण उनकी जमीनें हाथ से चली गई थी। उनकी हवेलियां भी नहीं रही, लेकिन जमींदारों के पास उनके खरकाव की मरम्मत की ताकत तक नहीं बची। उनकी खेती से आय भी पहले जितनी नहीं रही क्योंकि हजारों एकड़ जमीन के बजाय उनके पास 10 से 20 एकड़ जमीन रह गई। इसी के बाद अगली सुबह जब ये जमींदार जागे तो आपस के हरे भरे खेतों की ओर देखा और कहा कि ये सब जमीन उनकी है, लेकिन असल में वह कभी उनकी हुआ करती थी, अब उनकी नहीं है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। My life, my Lyra.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का के न्यूज नेशनल के मंच पे स्वागत है। आगे की खबरों में देखें तो उत्तर प्रदेश में अब किसान आंदोलन ज्यादा मजबूत होगा। संयुक्त किसान मोर्चा 27 सितंबर के भारत बंद को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सफल बनाने में जुट गए हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े 40 से ज्यादा संगठन एक मंच पे आ चुके हैं। पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसको लेकर किसान आंदोलन के नेता रणनीति भी बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिम के बाद अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन की रफ्तार को तेज किया जाएगा। इसी संदर्भ में शुक्रवार को किसान नेता प्रेस क्लब में पत्रकारों से भी चर्चा करने वाले हैं। इसमें प्रदेश सरकार पर हमला करने के साथ आगे के आंदोलन की जानकारी भी दी जाएगी। किसान सभा उत्तर प्रदेश के सचिव मुकुट सिंह का दावा है कि 27 सितंबर को लेकर सभी संगठन जिलों में तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार भारत बंद के दौरान सब कुछ बंद रहेगा। पिछली बार से कई ज्यादा गुना बड़ा आंदोलन होगा। इस संदर्भ में श्रम संगठन, कर्मचारी संगठन, छात्र, नौजवान और महिला संगठन से भी बातचीत चालू है। ज्यादातर लोगों ने समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। ऐसे में बंदी ऐतिहासिक होने वाली है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर करीब 9 महीने से धरना दे रहे हैं। इससे पहले किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद किया था। उसके इस बंदी को श्रम संगठनों ने भी समर्थन दिया था और काम नहीं किया। यहां तक कि डाक, बीएसएनएल, जीवन बीमा निगम, पोस्टल यूनियन के साथ उत्तर प्रदेश में बिजली संगठनों ने भी हड़ताल में साथ दिया। अब 6 महीने बाद एक बार फिर किसान भारत बंद कर अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। अफगानिस्तान को अब यूएन ने चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में सामाजिक व्यवस्थाएं और अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतरने का खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की राजदूत देबोराह लॉरेंस ने दुनिया से अपील की है कि तालिबान से जुड़ी चिंताओं के बावजूद अफगानिस्तान में पैसे का फ्लो बनाए रखे, नहीं तो पहले से ही गरीब इसके हालात बेकाबू हो सकते हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में सेंट्रल बैंक की करीब 10 अरब डॉलर की संपत्तियां विदेशों में फ्रीज कर दी गई। वहीं इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने भी 44 करोड़ डॉलर का इमरजेंसी फंड ब्लॉक कर दिया। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान इस वक्त करेंसी की वैल्यू में गिरावट, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा और प्राइवेट बैंकों में नकदी की कमी जैसे संकटों का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि संस्थाओं के पास स्टाफ का वेतन देने तक के पैसे नहीं है। इन हालातों में इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ महीने का वक्त दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की राजदूत लियोन्स ने कहा है कि तालिबान को ये साबित करने के लिए एक मौका देना चाहिए कि वो इस बार वाकई मानव अधिकारों की रक्षा और आतंकवाद विरोधी सोच के साथ काम सरकार चलाना नहीं चाहता। लॉरेंस ने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के लिए दिए जाने वाले फंड का दुरुपयोग नहीं हो, ये भी सुनिश्चित करना होगा। पश्चिम बंगाल में इस महीने के अंत में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों को मंजूरी दी उनमें शमशेरगंज से मिलिंद घोष, जंगीपुर से सुजीत दास के नाम शामिल है। इसके अलावा जिस भवानीपुर सीट से सीएम ममता बनर्जी लड़ने का ऐलान कर चुकी है, उसी से भाजपा ने प्रियंका टिब्रीवाल को मौका दिया। प्रियंका टिब्रीवाल भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रह चुकी है। सुप्रियो की सलाह के बाद ही वह अगस्त 2014 में भाजपा में शामिल हुई थी। 2015 में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में वार्ड संख्या 58 से कोलकाता नगर परिषद का चुनाव लड़ा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के स्वपन समझ से बाहर गई। भाजपा में अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों को संभाला है और अगस्त 2020 में उन्हें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। इस साल उन्होंने इटली से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा से 58,000 मतों के अंतर से हार गए। टिब्रीवाल का जन्म 7 जुलाई 1981 को कोलकाता में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूल वेलेंड गोल्डस्मिथ स्कूल से पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसी के बाद उन्होंने 2007 में कोलकाता विश्वविद्यालय के अधीनस्थ हाजरा लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने थाईलैंड अनुमान विश्वविद्यालय से एमबीए भी किया है।
देश में गुरुवार को कोरोना के 24,148 नए मामले दर्ज किए गए। 24,395 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 264 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के लिए नए 182 दिनों के बाद सबसे कम है। 11 मार्च को देश में 23,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। महाराष्ट्र के मुंबई, यवतमाल, वर्धा समेत 12 जिलों में पुराने केस घटने से ऐसा हुआ। राज्य में कुल 10,837 पुराने केस घटे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 34,993 केस रजिस्टर किए गए। केरल में गुरुवार को 26,200 लोग संक्रमित पाए गए थे। 29,200 लोग ठीक हुए हैं और 125 लोगों की मौत हो गई। यहाँ अब तक 43.9 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 40 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। और महाराष्ट्र में गुरुवार को 10,800 पुराने केस घटे। 13,585 रिकवरी भी घटी, जबकि 37,000 की मौत हुई है। अब तक नए संक्रमण की चपेट में आए हुए 62 लाख लोग हैं, जबकि 1.38 लाख लोगों की मौत हुई है। बाहुबली मुख्तार से अब मायावती ने किनारा कर लिया। उत्तर प्रदेश में बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की छुट्टी हो गई है। मायावती ने उनका टिकट काटकर मऊ सदर सीट से बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का नाम फाइनल कर दिया। मायावती ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा। हाल ही में मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सभी से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्तार पर कार्रवाई संभव है। सूत्रों का कहना है कि बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर भी कार्यवाही की गाज गिर सकती है। बसपा का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं, बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। जनता की कसौटी व उनकी उम्मीदवारों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरोध सख्त कार्रवाई करने की भी कोई दिक्कत न हो। बसपा का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज है। साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहुजन की, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी। बसपा जो कहती है वो करके भी दिखाती है, यही पार्टी की पहचान भी है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। पंजाब में 5वें दिन भी सरकारी बसों का चक्का जाम नजर आया। पंजाब के 5वें दिन सरकारी बसों में पनबस, पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। शुक्रवार को सभी कर्मचारी माहौली के लिए रवाना हो गए, जहां वो सीसवा फार्म हाउस में सीएम कैप्टन अरविंदर सिंह का घेराव करेंगे। वहीं कैप्टन के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार से बातचीत फेल होने के बाद कर्मचारी व सरकार के टकराव बढ़ गए। सरकार ने उसके खिलाफ सख्ती करनी शुरू करते हुए काम पर लौटने की नोटिस भेज दी।
सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने का नोटिस दे दिया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों के घर के पते पर यह नोटिस भेजे, जिसमें उन्हें तत्काल काम पर लौटने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें हड़ताल का अधिकार नहीं है। अगर वो काम पर नहीं लौटे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर नौकरी से छुट्टी कर दी जाएगी। यूनियन के पंजाब प्रधान रेशम सिंह ने कहा कि हमें नोटिस मिले हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। सरकार हमारी बात सुनने के बजाय कर्मचारियों की दमन की नीति अपना रही है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने मंगलवार को सीएम के घेराव की घोषणा की। सरकार ने यूनियन को बातचीत का न्योता दिया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार के साथ बैठक हुई थी। यूनियन ने बैठक के बाद कहा कि उनके आगे शर्त रखी गई कि वो हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे, तभी उनके मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह से मुलाकात कराई जाएगी, जिससे यूनियन बेफिक्र गए और सरकार व कर्मचारियों की बातचीत फेल हो गई। मुंबई में अब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। 10 सितंबर से शुरू हो जाने वाले गणेशोत्सव के बीच मुंबई में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा। बीएमसी के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि यहाँ तब कि मुंबई में तीसरी लहर ने दस्तक दी। सितंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में कोरोना के कुल मामलों में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले हफ्ते के दौरान यहां 2,939 नए मामले सामने आए। अगस्त के पहले हफ्ते इसकी तुलना करें तो यह आंकड़ा तकरीबन 18% से ज्यादा है। 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मुंबई में 2,413 नए मामले सामने आए। बीएमसी का कहना है कि अगले 15 दिन बहुत अहम साबित होने वाले हैं। बीएमसी में गणेशोत्सव के दौरान गणेश पंडालों में भक्तों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी। नागपुर में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ भी दुकानों के खोलने के समय में बदलाव किया गया। यहाँ सिर्फ 4 बजे शाम तक ही दुकानें खुलेंगी। मंगलवार को मुंबई में 349 कोरोना केस आए और 5 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ ही मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 7,46,725 हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 15,000 तक पहुंच गया। आंकड़ों पर नजर डाले तो पाएंगे कि सोमवार को छोड़कर 1 सितंबर से हर दिन रोजाना 400 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। मुंबई के लोअर पैरेल में टैक्सी से भटकते हुए विशाल सूर्यकांत सिंधे का ठिकाना ढूंढ रही थी। एक जगह अब मैंने किसी के पूछा कि जो मूर्तियां बनाते हैं, इतना कहते ही देर थी कि मेरी टैक्सी वाले ने कहा कि आप पहले कस्टमर को छोड़कर आता हूं। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी। विशाल सूर्यकांत सिंधे के त्रिमूर्ति स्टूडियो के सामने जाकर जब खड़े रहे तो भगवान गणेश के तरह तरह के बाल रूप को मिट्टी से गढ़ने वाले विशाल सिंधे दिखाई दिए। आलम यह है कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने गणेश मूर्तियां बनाने में एक क्रांति ला दी। कायनात उनके हाथों की जादूगरी की कायल है। विशाल सिंधे की उंगलियां सिर्फ मिट्टी से बात करती है, दिमाग सिर्फ गणेश के अलग अलग रूप को सोचता है। आंखें सिर्फ रंगों से खेलती है, न भूख न प्यास, सिर्फ सोना, जागना, ओढ़ना, खाना पीना। गणेश जी की मूर्तियों में यही वजह है कि विशाल सिंधे गणेश की मूर्ति गढ़ते हैं तो लगता है कि गणेश जी हमसे अभी बात कर लेंगे। विशाल बताते हैं कि मेरे पिता सूर्यकांत सिंधे बचपन से ही मूर्तियां बनाते थे, क्योंकि हम लोग लालबाग के पास एक चौल में रहा करते थे। पिता लालबाग जाकर माहिर कलाकार को देखते रहते और मूर्तियां बनाते। उन्होंने 16 साल की उम्र में मूर्तियां बनाना शुरू किया था। तेलंगाना में जल्द ही ड्रोन के माध्यम से दवाओं की होम डिलीवरी शुरू होने जा रही है। अपने मेडिसिन फार्म द स्काई प्रोजेक्ट को तेलंगाना सरकार संभवतः शनिवार से शुरू करेगी। यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थनेट ग्लोबल के साथ साझेदारी से शुरू किया जाएगा। इसके तहत बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन फ्लाइट्स का प्रयोग करके विकाराबाद जिले के चिन्हित हवाई क्षेत्र में टीकों व दवाओं का वितरण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले तेलंगाना सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी भी मांगी थी। जानकारी के तहत मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी है, जिसके बाद शनिवार को विकाराबाद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड से प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाएगा। परियोजना के शुरू होने से पहले ही 8 संघों में से 3 ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस कंसोर्टियम, हेलीकॉप्टर कंसोर्टियम व क्यू सप्लाई कंसोर्टियम विकासाबाद पहुंच चुके हैं। मेडिसिन फॉर्म द स्काइंग प्रोजेक्ट वाला तेलंगाना
पहला राज्य होगा। यहां दवाओं की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से होगी। लंबी दूरी और भारी पेलोड पर ड्रोन की क्षमता आंकने के लिए अधिकारी टेस्ट कर रहे हैं। इंग्लैंड को ओवल टेस्ट में 157 रन के हराकर भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जोरदार वापसी की और सीरीज में 2-1 की अहम बढ़त बनाई। दोनों टीमों के बीच अब अंतिम और 5वां टेस्ट 10 सितंबर से ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। यहां एक और टीम के पास टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है तो दूसरी और इंग्लैंड के पास सीरीज की बराबरी पर रोकने का। भारतीय टीम के पास इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का यह सबसे बढ़िया मौका है। मैनचेस्टर टेस्ट अगर ड्रॉ रहा या टीम इंडिया जीतने में सफल रही तो साल 2007 के बाद भारत इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने की कामयाबी हासिल करेगा। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड को उसी के घर में 1971 में 3 मैचों की सीरीज 1-0, 1966 में 3 मैचों की सीरीज 2-0 और 2007 में भी 3 मैचों की सीरीज 1-0 से हराया था। मैनचेस्टर टेस्ट में कैप्टन कोहली के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का शानदार मौका रहेगा। दरअसल अंतिम मैच में विराट अगर 40 रन बनाने में सफल रहे तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपने 2000 रन पूरे कर लेंगे। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कोहली 2000 रन बनाने वाले 5वें और भारत के तीसरे खिलाड़ी होंगे। भारतीय कप्तान से पहले सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने यह उपलब्धि हासिल की है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।